1970s ये वो समय था जब कंप्यूटर सिर्फ स्कूल और ऑफिस में ही देखने को मिलते थे। उस जमाने में कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते थे और लोगों के लिए कंप्यूटर खरीदना एक ख्वाब जैसा होता था। लेकिन फिर आया 1976 का वो साल जब स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक ने साथ में मिलकर अपने गैराज में एप्पल कंप्यूटर्स की शुरुआत की और आने वाले कुछ ही सालों के अंदर एप्पल कंप्यूटर्स हर किसी की जुबान पर छा गया था। देखते ही देखते एप्पल कंप्यूटर्स आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया था। लेकिन फिर आया 1983 का वो साल जब स्टीव जॉब्स ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी और वो था जॉन स्कली को एप्पल कंप्यूटर्स का नया CEO बनाना। स्टीव जॉब्स ने सोचा था कि जॉन स्कली एप्पल कंप्यूटर्स को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, लेकिन अगले कुछ ही सालों के अंदर जॉन स्कली ने ही बोर्ड ऑफ मेंबर के साथ मिलकर स्टीव जॉब्स को उन्हीं की कंपनी से निकलवा दिया था और बोर्ड ऑफ मेंबर का ये डिसीजन आने वाले कुछ ही सालों के अंदर उन्हीं पर भारी पड़ने वाला था, क्योंकि अगले कुछ ही सालों के अंदर एप्पल कंप्यूटर्स बैंकरप्सी के दरवाजे पर खड़ी हो गई थी, जिससे कि बोर्ड ऑफ मेंबर को इस बात का एहसास हो गया था कि उन्होंने स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी और अब अगर इस कंपनी को कोई बचा सकता है तो वो है स्टीव जॉब्स। जिसके बाद स्टीव जॉब्स को कंपनी की हालत सुधारने के लिए कंपनी में वापस बुलाया गया और 1997 में स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर को वापस ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब स्टीव जॉब्स ने कंपनी को वापस ज्वाइन किया तब कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बुरे हालात में थे और कंपनी जल्द ही बैंकरप्ट होने वाली थी। लेकिन इसके बावजूद स्टीव जॉब्स ने न सिर्फ कंपनी को बैंकरप्सी से बचाया बल्कि कंपनी को प्रॉफिटेबल भी बनाया। लेकिन स्टीव जॉब्स ने ये किया कैसे? जैसे ही स्टीव जॉब्स ने कंपनी की बागडोर को वापस से संभाला तब स्टीव जॉब्स ने देखा कि जिस विजन के साथ मैंने एप्पल कंप्यूटर्स की शुरुआत की थी, एप्पल कंप्यूटर उस विजन से भटक गई है। कंपनी कंप्यूटर के साथ साथ और भी बहुत से प्रोडक्ट बनाने लगी है जो कि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं, जिसके वजह से कंपनी का पैसा लगातार डूबता जा रहा है। इसीलिए स्टीव जॉब्स ने कंपनी को ज्वाइन करने के साथ ही एप्पल के न्यूटन जैसे प्रोजेक्ट्स को बंद करवा दिया था जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे और जिसके वजह से कंपनी का पैसा लगातार डूबता जा रहा था। स्टीव जॉब्स ये बात समझ गए थे कि इस वक्त हमें बहुत सारे प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि कुछ ही प्रोडक्ट पर अपना फोकस रखना चाहिए। अब स्टीव जॉब्स ये तो समझ गए थे कि उन्हें क्या करना है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि एप्पल कंप्यूटर्स को सॉल्व करनी थी और वो थी पैसों की कमी। क्योंकि कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी इसीलिए एप्पल कंप्यूटर्स को जल्द से जल्द फंडिंग की जरूरत थी। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि कोई भी इन्वेस्टर एप्पल में अपना पैसा लगाने को तैयार ही नहीं था। ऐसे में स्टीव जॉब्स ने कुछ ऐसा काम किया जिससे कि पूरी दुनिया चौंक गई। एक इवेंट के दौरान स्टीव जॉब्स ने अपने नए इन्वेस्टर का नाम अनाउंस किया जिसने एप्पल कंप्यूटर में $150 मिलियन इन्वेस्ट किए, जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई क्योंकि उस इन्वेस्टर का नाम था बिल गेट्स। अब बिल गेट्स के नाम से पूरी दुनिया इसीलिए हैरान हो गई क्योंकि बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ना सिर्फ कॉम्पिटिटर्स थे बल्कि एक दूसरे से नफरत भी करते थे। लेकिन स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स को अपनी कंपनी का इन्वेस्टर बनाकर इस बात को साबित कर दिया था कि अगर दो बड़ी कंपनी को दूर तक जाना है तो उन दोनों कंपनीज को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। अब स्टीव जॉब्स ने अपने लॉसेस को भी कम कर लिया था और फंडिंग भी उठा ली थी, लेकिन एप्पल को वापस मार्केट में लाने के लिए अभी भी एप्पल को एक जबरदस्त प्रोडक्ट की जरूरत थी जिससे कि एप्पल वापस अपने पांव मार्केट में जमा सके। अब एप्पल हार्डवेयर के मामले में तो काफी अच्छा था, लेकिन सॉफ्टवेयर के मामले में एप्पल अभी भी कहीं ना कहीं पीछे ही था। इसलिए एप्पल ने मैक्रोमीडिया के फाइनल कट प्रोडक्ट को एक्वायर कर लिया था, जिससे कि एप्पल ने सॉफ्टवेयर के फील्ड में भी अपने पांव जमा लिए थे। और क्योंकि अब स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को ही मजबूत कर दिया था, इसीलिए स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर का नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जिसका नाम था iMac। iMac का डिजाइन कुछ मैकिन्टॉश की ही तरह था और iMac ने मार्केट में आते के साथ ही धूम मचा दी थी। सिर्फ 5 महीनों के अंदर ही iMac के 80,000 से ज्यादा यूनिट बिक गए थे, जिसके वजह से एप्पल कंप्यूटर्स ने कई साल बाद प्रॉफिटेबिलिटी का चेहरा देखा था। कंपनी ने $309 मिलियन का प्रॉफिट किया था और $309 मिलियन का ये प्रॉफिट अगले ही साल तक $601 मिलियन के प्रॉफिट तक पहुंच गया था। अब क्योंकि कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के पीछे स्टीव जॉब्स का ही हाथ था, इसीलिए कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर ने ये डिसाइड किया कि स्टीव जॉब्स को ही अब परमानेंट CEO बना देना चाहिए। जिसके बाद साल 2000 में स्टीव जॉब्स को एप्पल का नया CEO बना दिया गया। जिसके बाद स्टीव जॉब्स ने 15 मई 2001 को एप्पल का अपना खुद का पहला फिजिकल स्टोर खोला जिसमें 26 मिलियन कस्टमर ने विजिट किया। अब स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर्स की सेल को तो बढ़ा दिया था, लेकिन अब स्टीव जॉब्स को इस बात का रियलाइजेशन होने लगा था कि अगर मुझे इस कंपनी को और आगे लेकर जाना है तो हमें और भी प्रोडक्ट बनाने चाहिए। जिसके बाद स्टीव जॉब्स को एक प्रॉब्लम नजर आई। स्टीव जॉब्स ने देखा कि लोगों को आते जाते अपना काम करते वक्त गाना सुनना बहुत पसंद है, लेकिन मार्केट में कोई भी अच्छा पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर नहीं है। हालांकि उस समय मार्केट में सोनी वॉकमैन जैसे पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर भी थे, लेकिन उनमें भी बहुत सी दिक्कतें थी।
उनकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी, उनमें बहुत ज़्यादा गाने नहीं आ पाते थे और उनमें नए गानों को डालने के लिए कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती थी। और सबसे बड़ी बात, वो बिल्कुल भी पॉकेट फ्रेंडली नहीं थे। और स्टीव जॉब्स ने इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया अपने आईपॉड को लॉन्च करके। आईपॉड में आपको अच्छी खासी बैटरी मिलती थी, आप ज़्यादा से ज़्यादा गाने रख सकते थे और आईपॉड में आप डायरेक्ट इंटरनेट से ही गानों को डाउनलोड कर सकते थे और आप आईपॉड को आराम से अपने पॉकेट में भी रख सकते थे। आईपॉड में इतनी खूबियाँ होने की वजह से आईपॉड के मार्केट में आते ही आईपॉड ने तहलका मचा दिया था। और आईपॉड के सक्सेस को देखते हुए स्टीव जॉब्स ने आईपॉड मिनी को भी लॉन्च किया था, जो कि आपके जींस के सबसे छोटी वाली जेब में भी आराम से आ सकती थी। और आईपॉड मिनी के इतने छोटे होने की वजह से आईपॉड मिनी भी आईपॉड की तरह ही बहुत सक्सेसफुल रहा। अब आईपॉड और आईपॉड मिनी तो बहुत ही सक्सेसफुल रहे, लेकिन स्टीव जॉब्स को अभी भी म्यूजिक इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। स्टीव जॉब्स ने देखा कि लोगों को गाना सुनना तो बहुत पसंद है, लेकिन उस गाने को सुनने के लिए कोई भी बार बार पैसे देना नहीं चाहता है। इसीलिए वो इंटरनेट से फ्री में ही गानों को डाउनलोड कर लेते हैं और इस पायरेसी की वजह से म्यूजिक लेवल का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। स्टीव जॉब्स इस बात को अच्छे से जानते थे कि कोई भी इंसान गानों को सुनने के लिए बार बार पैसे देना नहीं चाहेगा और स्टीव जॉब्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया आईट्यून्स को लॉन्च करके। आईट्यून्स में आपको सिर्फ एक मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, जिसके बाद आप किसी भी गानों को बार बार सुन सकते थे। अब क्योंकि आईट्यून्स आम लोगों की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा था और बड़े बड़े म्यूजिक लेवल की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा था, इसीलिए आईट्यून्स मार्केट में छा गया। लेकिन फिर स्टीव जॉब्स के सामने एक नई दिक्कत आई। लोगों की ये शिकायतें आने लगी कि एप्पल का iMac काफी स्लो है। और जब स्टीव जॉब्स ने इस बात की जांच पड़ताल की, तब स्टीव जॉब्स को पता चला कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि एप्पल के पास अच्छे प्रोसेसर्स नहीं हैं, जिसके लिए एप्पल ने इंटेल के साथ पार्टनरशिप की और इंटेल के साथ मिलकर एप्पल ने इंटेल बेस्ड मैकिन्टोश को मार्केट में लॉन्च किया और साथ ही इंटेल के कोर डुओ चिप का इस्तेमाल करके मैकबुक प्रो और iMac को भी मार्केट में लॉन्च किया। और क्योंकि अब एप्पल इंटेल के चिप्स का इस्तेमाल कर रही थी, इसीलिए एप्पल का मैकबुक प्रो और iMac बहुत ही ज्यादा फास्ट काम करता था, जिसके वजह से मैकबुक और iMac मार्केट में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहे। इसी सक्सेस को देखते हुए स्टीव जॉब्स ने iMac मिनी को भी लॉन्च किया और देखते ही देखते एप्पल ने डेल के मार्केट कैप को भी सरपास कर दिया था। और इसी साल स्टीव जॉब्स ने अपने और भी प्रोडक्ट जैसे वीडियो आईपॉड और आईपॉड सफल को भी लॉन्च किया था, जो कि मार्केट में सुपर हिट रहे। लेकिन फिर 2007 में स्टीव जॉब्स ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स को अपनी कंपनी का नाम ही बदलना पड़ा। स्टीव जॉब्स ये बात समझ गए थे कि आने वाला जमाना फोन्स का होगा, इसीलिए अब हमें फोन्स भी बनाने चाहिए। इसीलिए स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का नाम एप्पल कंप्यूटर्स इनकॉर्पोरेशन से बदलकर एप्पल इनकॉर्पोरेशन कर लिया था और 2007 में ही स्टीव जॉब्स ने आईफोन को लॉन्च किया। आईफोन से पहले ब्लैकबेरी और नोकिया जैसे ब्रांड के स्मार्टफोन मार्केट को लीड कर रहे थे, लेकिन ब्लैकबेरी और नोकिया जैसे स्मार्टफोन में भी काफी दिक्कतें थी। ये सभी स्मार्टफोन टच स्क्रीन नहीं थे, काफी बल्की होते थे और इनका लुक भी काफी बेकार होता था। और इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था आईफोन, जिसके वजह से आईफोन ने धीरे धीरे हर किसी के दिल में जगह बना ली थी। आईफोन को लॉन्च करने के बाद स्टीव जॉब्स ने एक के बाद एक अपने रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। सबसे पहले आईफोन के बाद स्टीव जॉब्स ने एप्पल टीवी को लॉन्च किया, जिसके बाद स्टीव जॉब्स ने ऐप स्टोर को भी लॉन्च किया, जिसमें सिर्फ एक महीने के अंदर ही 60 मिलियन से ज्यादा यूजर आ गए थे और ऐप स्टोर ने हर दिन एप्पल को $1 मिलियन कमा कर दिए थे। जिसके बाद स्टीव जॉब्स ने आईपैड को लॉन्च किया और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही आईपैड के 5 लाख से भी ज्यादा यूनिट बिक गए थे। लेकिन स्टीव जॉब्स यही नहीं रुके। 2010 के अक्टूबर महीने में स्टीव जॉब्स ने आईफोन 4 को लॉन्च किया, जिसमें स्काइप जैसा वीडियो कॉलिंग फीचर था और आईफोन 4 के मार्केट में लॉन्च होते ही सिर्फ 3 दिनों के अंदर आईफोन 4 के 17 लाख से ज्यादा यूनिट बिक गए थे। दुकानों के बाहर आईफोन 4 को खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। लेकिन एप्पल को इस मुकाम तक पहुंचाने वाला व्यक्ति खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा था। साल 2011 में 56 साल की उम्र में पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से स्टीव जॉब्स इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। लेकिन मरने से पहले स्टीव जॉब्स बिजनेस की दुनिया को बहुत सी बातें सिखा कर गए। स्टीव जॉब्स की इस पूरी कहानी से हम 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन सीख सकते हैं। सबसे पहला बिजनेस लेसन जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि कभी भी आप प्रोडक्ट बनाने के पीछे मत भागिए, बल्कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे भागिए। क्योंकि स्टीव जॉब्स ने हमेशा प्रोडक्ट को बनाने से पहले प्रॉब्लम के बारे में सोचा है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते उस प्रोडक्ट को बनाने के बारे में सोचा है, जिसके वजह से ही लोगों ने एप्पल के प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल किए हैं। इसीलिए प्रोडक्ट को बनाने से पहले आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचिए। दूसरा बिजनेस लेसन जो कि हम सीख सकते हैं वो ये है कि जब भी आप प्रोडक्ट बनाने पर काम करें तो आप हमेशा अपने प्रोडक्ट को सिंपल रखिए। एप्पल कंप्यूटर से पहले भी मार्केट में बहुत से बड़े बड़े ब्रांड के कंप्यूटर थे, लेकिन इसके बावजूद एप्पल कंप्यूटर इतना सक्सेसफुल कैसे रहा? क्योंकि एप्पल से पहले जितने भी कंप्यूटर्स मार्केट में थे वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते थे और हर कोई उन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता था,
जबकि एप्पल कंप्यूटर्स ने कंप्यूटर्स को इतना सिंपल बना दिया था कि सिर्फ 4 साल का बच्चा भी कंप्यूटर्स को चला पाता था। और स्टीव जॉब्स ने ऐसा सिर्फ कंप्यूटर्स के साथ ही नहीं किया, बल्कि स्टीव जॉब्स ने ऐसा आईपॉड, आईट्यून्स, आईफोन, आईपैड सभी के साथ किया है। स्टीव जॉब्स ने अपने इन सभी प्रोडक्ट्स को इतना सिंपल और इजी टू यूज रखा है, जिसकी वजह से ही लोगों ने एप्पल को खूब पसंद किया है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन जो कि हम सीख सकते हैं वो ये है कि जब भी आप प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो उसे जमाने के हिसाब से लॉन्च करें। जब स्टीव जॉब्स ने देखा कि जमाना कंप्यूटर की तरफ जा रहा है, तब स्टीव जॉब्स ने एक से बढ़कर एक कंप्यूटर को लॉन्च किया। जब स्टीव जॉब्स ने ये देखा कि जमाना पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर की तरफ जा रहा है, तब स्टीव जॉब्स ने आईपॉड, आईपॉड मिनी, वीडियो आईपॉड, आईपॉड सफल जैसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। और जब स्टीव जॉब्स ने ये देखा कि जमाना स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरफ जा रहा है, तब स्टीव जॉब्स ने आईफोन, एप्पल टीवी और आईपैड जैसे प्रोडक्ट को लॉन्च किया। अगर आज एप्पल इतना बड़ा हो पाया है तो वो इसीलिए क्योंकि स्टीव जॉब्स ने हमेशा से ही जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। तो इसीलिए जब भी आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि आपका प्रोडक्ट जमाने के हिसाब से है या नहीं।